डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग श्वसन की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किए थे। अगली जो टॉपिक है वो है श्वसन दर, रेट ऑफ रिस्पायरेशन। रेट ऑफ रिस्पायरेशन है, इसको श्वसन दर कहते हैं। श्वसन दर किसे कहते हैं? तो देखिए, जब मानव 1 मिनट में जितनी बार वायु का निःश्वसन करता है, ठीक है, उसे ही हम श्वसन दर करते हैं। जब मानव 1 मिनट में वायु का जितनी बार निःश्वसन क्रिया करता है, इंस्पायरेशन की क्रिया करता है, ठीक है, उसे ही हम क्या करते हैं? श्वसन दर करते हैं। देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के, 3 साल के या 1 साल के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उन छोटे बच्चों में श्वसन दर ज़्यादा होता है। लगभग 1 मिनट में वो 25, 30, 32 बार निःश्वसन क्रिया करते हैं। लेकिन वही जब वयस्क मनुष्य हो जाता है तो लगभग 1 मिनट में लगभग 18 बार निःश्वसन की क्रिया करता है, यानी 18 बार सांस लेता है, ठीक है। लेकिन और अवस्था अगर ढलती जाएगी तो अवस्था ढलने के साथ साथ कुछ, ठीक है, श्वसन दर में कुछ कमी आती है, ठीक है। अगला देखेंगे कि अगला टॉपिक है श्वसन दर पर ऊंचाइयों का प्रभाव। श्वसन दर पर, श्वसन दर पर ऊंचाइयों का प्रभाव। श्वसन दर पर ऊंचाइयों का प्रभाव है। देखेंगे कि वायु का जो घनत्व होता है, जब हम समुद्र तल से ऊपर की ओर उठते जाते हैं तो वायु का घनत्व कम होते जाता है। वायु का घनत्व इसलिए कम होते जाता है क्योंकि वायु का दाब जो होता है वह घटते जाता है, कम होते जाता है। तो वायु दाब जितने ही घटेगी, वायु का घनत्व जो है उतना ही कम होते जाएगा। वायु घनत्व कम होने के कारण और वायुमंडलीय दाब या वायु दाब कम होने के कारण समुद्र तल से ऊपर की ओर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आती है। उस कंडीशन में हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और श्वसन दर भी क्या होता है? घट जाता है। श्वसन दर भी क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। और फिर उस व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस करने लगता है, जिसके कारण सांस फूलने लगती है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर जाने से श्वसन की मात्रा में भी कमियां जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। देखेंगे कि अगर 3500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर अगर हम लोग जाएं, 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम लोग जाएं तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में व्यक्ति को थकावट महसूस होगा, इसके साथ साथ शरीर में शिथिलता महसूस होगी और सिर दर्द होगा और मिचली आएगी। अगर इतनी ऊंचाई पर हम जाएं तो उस व्यक्ति के शरीर में थकावट महसूस होगा, शिथिलता होगी, सिर दर्द होगा, इसके साथ साथ मिचली आएगी, ठीक है। ये सब कंडीशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर इससे अधिक ऊंचाई पर जाए, जैसे 5000 से 6000 मीटर ऊंचाई पर अगर हम लोग जाएं तो क्या होगा? तो वहाँ पर देखेंगे कि रक्त में पाए जाने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो निकलने लगते हैं, जिनके कारण रक्त की पीएच मान बढ़ जाता है और श्वसन दर जो है उस समय श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन दर क्या होता है? श्वसन दर बढ़ जाती है, सांस और तीव्रता के साथ लेने की कोशिश करने लगता है व्यक्ति, ठीक है। अगर इससे अधिक ऊंचाई पर जाएं, लगभग 6000 से अधिक, 6000 मीटर से अधिक अगर ऊंचाई पर जाया जाए तो क्या होगा? उस कंडीशन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी
और व्यक्ति को मूर्छा आ जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि जब पर्वतारोही पर्वत पर जाता है, ठीक है, तो अपने साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर ले जाता है, और जो ही जब ऊपर की ओर जाता है और सांस लेने में दिक्कत महसूस होता है, उस समय उस सिलेंडर का उपयोग करता है श्वसन क्रिया करने में। ठीक है, तो पर्वतारोही जब पर्वत पर जाता है, चढ़ता है, जैसे माउंट एवरेस्ट को अगर चढ़ना हो तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लगभग उसकी ऊंचाई जो 9 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो उतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत ही कम हो जाएगा, जिनके कारण क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उस कंडीशन में सिलेंडर साथ में लेके जाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाँ, एक और इसमें पॉइंट छूटा है, उसको भी बता दिया जाए। देखेंगे कि जब हम श्वास क्रिया करते हैं, ब्रीदिंग क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें वायु का संगठन किस प्रकार होता है, कितनी मात्रा में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, वायु चूँकि गैसों का मिश्रण है और इसमें नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। ठीक है, कुछ बुकों में 0.039 दिया है। ठीक है, तो ये मात्राएं पाई जाती हैं, कुछ बुकों में 0.4 भी दिया है। ठीक है, तो देखेंगे कितनी मात्रा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कितने छोड़ते हैं, कितने उपयोग करते हैं, उन्हीं के संगठन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो श्वास में वायु का संगठन। ठीक है, इसको 3 भागों में बांट दिया जाए। एक जो होगा यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ गैसेस इन लंग्स, फेफड़ों में गैसों की संपूर्ण मात्रा। दूसरा जो इसमें होगा ऑक्सीजन की मात्रा होगा। ठीक है, रक्त के अंदर O2 की मात्रा, यहां पर लिखेंगे इनहेल, लिखेंगे इनहेल लिखेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें होगा कि रक्त के बाहर CO2 की मात्रा, ये होगा इनहेल में, इसको मिटाना पड़ेगा, एक से हेल कर दिया जाए। अब सही हुआ, चलिए देखा जाए। देखिए, फेफड़ों में गैसों की संपूर्ण मात्रा है। फेफड़ों में जो हम गैस भरते हैं उनकी मात्रा कितनी है, फिर उन फेफड़ों से रक्त के अंदर कितनी प्रतिशत मात्रा प्रवेश कर जाता है, और फिर उस रक्त से बाहर कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उन्हीं का ये 3 भागों में बांटकर चार्ट बनाए हैं। तो
पहला नाइट्रोजन ले लिया जाए। नाइट्रोजन गैस जो होता है फेफड़ों में 78% होता है। कितना होता है? 78% होता है। और जब ये नाइट्रोजन फेफड़ों में जाता है, अभी मैं बताया हूँ कि वायु जो है गैसों का मिश्रण है, उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सभी गैस मिले होते हैं। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ये सभी गैस फेफड़ों में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ही जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है और नाइट्रोजन गैस भी जाता है। लेकिन ये है कि नाइट्रोजन गैस हमारे रक्त के साथ मिल नहीं पाता। ठीक है, देखेंगे कि यह 78%, तो रक्त के अंदर जब फेफड़ों में नाइट्रोजन गैस जाता है तो रक्त में ये पहुंच नहीं पाता। क्यों ऐसा? इसलिए कि जो रक्त के अंदर आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है यह नाइट्रोजन के साथ क्रिया नहीं कर पाता। यही कारण है कि रक्त के अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसलिए फेफड़े तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, फिर जब भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन 0% रक्त में गया है तो बाहर भी कितना निकलेगा? तो बाहर 78% ही निकलेगा। जितना हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन फेफड़ों में, उतने ही फेफड़ों से नाइट्रोजन गैस को निकाल भी देते हैं। ठीक है, दूसरा गैस क्या होगा? ऑक्सीजन, O2 है। तो O2 जो होता है 21% हम लेते हैं, फेफड़ों में 21% जाता है, लेकिन रक्त में इस 21% का 4% ही पहुंचता है। याद रखिएगा। ठीक है, 4% ही रक्त के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, और 17% जो होता है, 17 लगभग 17% जो होता है इससे फिर हम फेफड़ों से बाहर निकाल भी देते हैं। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.0 कितना होगा? 0.39% लिख देते हैं। ठीक है, या 3% लिखा जाए। ठीक है, ये देखेंगे फेफड़ों में जब ये जाता है तो फेफड़ों में जाने के बाद रक्त में 0% पहुंचता है। रक्त के अंदर 0% पहुंचता है, लेकिन निकलता है कितना? 4%। ये 4% कहाँ से आ गया भाई? रक्त में तो 0% गया और निकला कितना है? 4%। तो ये कोशिकाओं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जो कल हम आप लोग बताए थे कि ग्लूकोज अणु का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु बनता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड 4% होकर फिर फेफड़ों में आया है और फेफड़ों से होकर बाहर निकला है। तो ये रहा चार्ट, कितने प्रतिशत रक्त में गैसें जाती हैं और कितने बाहर निकल आती हैं, उन्हीं का ये मात्रा दिया है। ठीक है, तो ये देखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा देखेंगे क्या होगा। अगला टॉपिक है श्वसन एवं दहन में अंतर। श्वसन एवं दहन में अंतर। श्वसन एवं दहन में अंतर। श्वसन एवं दहन में अंतर है। तो दहन को कंजप्शन कहते हैं और श्वसन को रिस्पायरेशन कहते हैं। तो देखेंगे श्वसन और दहन में क्या अंतर है। दहन का क्या अर्थ है? श्वसन तो आप लोग समझ चुके हैं। दहन क्या है? दहन का शाब्दिक अर्थ होता है जलाना। जैसे लकड़ी को जलाना, किसी वस्तु को जलाना, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अंतर हम जानेंगे। ये अक्सर बोर्ड में, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया है, पहले भी आ गया है कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। ठीक है, उसी को देखते हुए मैं इसको सोचा हूँ इसको भी बता दिया जाए। तो चलिए इसके अंतर के बारे में जान लिया जाए। देखिए श्वसन क्रिया जो होती है यह जीवों में होती है। किसमें होती है? जीवों में होती है। याद रखिएगा, सभी जीवों में, जितने भी इस पृथ्वी पर जीवित प्राणी हैं, समस्त जीवधारियों में, ठीक है, श्वसन क्रिया होती है। लेकिन दहन क्रिया जो है एक प्रकार के भौतिक वातावरण में होने वाली क्रिया होती है। एक प्रकार भौतिक वातावरण में होने वाली क्रिया होती है। ठीक है, ये जीवों में नहीं होती है, दहन क्रिया जीवों में नहीं होती है। ठीक है, दूसरा अंतर है कि श्वसन क्रिया में देखेंगे ऊर्जा बनता है।
क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और यह ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनता है, चरणबद्ध तरीके से बनता है, स्टेप वाइज बनता है। कल बताए थे कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया जो होती है 10 चरणों में संपन्न होती है, तो वो 10 चरण, ठीक है। इसके अलावा क्रेब्स चक्र है, वो भी कई चरणों में होता है, ठीक है। तो चरणबद्ध तरीके से श्वसन क्रिया होता है। दहन क्रिया जो होता है ये चरणबद्ध तरीके से नहीं होता है, इसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन इसमें एक ही साथ ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे लकड़ी हम जला दें, लकड़ी तुरंत क्या होता है, जल जाता है, उसमें से ऊष्मा निकलता है और वो ऊष्मा भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा ही है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा ऊर्जा निकल जाता है, ठीक। तीसरी अंतर देखेंगे कि श्वसन क्रिया में जो भी ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में अनुबंधित कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। एटीपी के रूप में क्या कर दिया जाता है, संरक्षित या अनुबंधित कर लिया जाता है, ठीक है। जबकि दहन क्रिया में ऐसा नहीं है। दहन क्रिया जब हम कराते हैं तो उसमें से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और प्रकाश भी रिलीज होता है, प्रकाश भी निकलता है, ठीक है। इस प्रकार ऊष्मा और प्रकाश ये दोनों एक ही साथ निकलते हैं, ठीक है। तो दहन क्रिया में ये होती है, ठीक। अगला पांचवा अंतर देखेंगे कि श्वसन क्रिया जो है, श्वसन क्रिया यह एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है और जो भी जीवधारी है, जीवधारी के बॉडी टेम्परेचर पर होता है श्वसन क्रिया, ठीक है, और एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है। जबकि दहन क्रिया में ऐसा नहीं है, इसमें किसी प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बल्कि यह उच्च ताप पर होता है, उच्च ताप पर यह क्रिया होती है। तो ये अंतर 4-5 अंतर है जो कि आप लोगों को बता दिए, ठीक है। हाँ, तो ये रहा। अगला एक और अंतर है जो कि अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। वो कौन सा अंतर है, देख लिया। अगला है ब्रीदिंग और श्वसन, रिस्पायरेशन, श्वास और श्वसन। इसी को ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग और श्वसन। रिस्पायरेशन, ये ना, इनके भी अंतर कभी कभी पूछ देता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। दोनों चीजें हम बता चुके हैं, ठीक। चलिए एक एक करके अंतर देख लिया जाए। देखिए ब्रीदिंग जो होता है यह कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है, कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है। जैसे ऑक्सीजन को ले गए फेफड़ों में भरे और फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसे हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। इस प्रकार इसमें कहीं भी कोशिका की भूमिका नहीं है, इसलिए यह कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया होती है। जबकि श्वसन क्रिया जो होती है यह कोशिकाओं के अंदर, कोशिका द्रव्य अथवा माइटोकांड्रिया के अंदर होने वाली एक जैविक क्रिया है, ठीक है। तो ये रहा पहली अंतर। दूसरी अंतर क्या है कि ब्रीदिंग क्रिया जो होता है यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को फेफड़ों में भरा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। जबकि श्वसन क्रिया, रिस्पायरेशन क्रिया जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अणुओं को भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्रिया किया जाता है, ठीक है। तो ये एक जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक। तीसरी अंतर क्या है कि ब्रीदिंग क्रिया जो होता है यह एक एंजाइम्स के अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। इनमें किसी भी एंजाइम की भूमिका नहीं होती है, बिना एंजाइम के ही ये क्रिया होता है, ठीक है। जबकि रिस्पायरेशन क्रिया जो होता है यह क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ठीक है। ब्रीदिंग क्रिया में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, जबकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। ब्रीदिंग क्रिया में देखेंगे कि इनमें अंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे फेफड़ा है, श्वास नलियां हैं, नासा गुहा है, ठीक है। ये सभी अंग हैं, इनके बिना
ब्रीदिंग क्रिया नहीं हो पाएगी। लेकिन श्वसन क्रिया जो है इनमें अंगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोशिका के अंदर हो रहा है तो इसमें किसी अंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 5 अंतर है, आप लोग को 5वां अंतर बता दिए। तो ये श्वसन क्रिया से संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे या जो भी बिंदु हैं वो सभी के सभी आज हम कंप्लीट कर दिए। कल हम लोग परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।